एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक पैदल यतीम खाने चौक की तरफ जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई बस आए तो उसे रोक ले। उसने एक दो बसों को हाथ भी दिया लेकिन वो न रुकी। सामने से एक कार बहुत हल्की रफ्तार से आ रही थी। शारिक ने कार की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये दरअसल वही कार थी जो उस वक्त भी शारिक के सामने से गुजरी थी जब शारिक बस से उतरा था। शारिक तो कच्चे रास्ते पर मुड़कर तारीकी में गायब हो गया था और वो कार काफी आगे जाकर रुक गई थी। और अब ये वही कार थी जो बहुत हल्की रफ्तार से मुखालिफ समत से आ रही थी। शारिक कार के हेडलैंप्स की रोशनी में नहा गया था, लेकिन वो कार की तरफ तवज्जो दिए बगैर सड़क के किनारे पर चलता रहा। वो कार कुछ दूर जाकर वापस मुड़ी और उसी तरह हल्की रफ्तार से चलती हुई शारिक से चंद गज आगे जाकर रुक गई। कार के दो दरवाजे खुले और दो आदमियों ने बाहर निकलकर शारिक का रास्ता रोक लिया। शारिक ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उनमें एक माझे गुज्जर का साला मजीदा था और दूसरे को शारिक नहीं पहचानता था। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे और पिस्तौलों का रुख शारिक के सीने की तरफ। शारिक मजीदे के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मजीदे? उसके लहजे में किसी कदर हैरत भी थी। मजीदा बोला, चलो अच्छा हुआ तुमने पहचानने से इनकार तो नहीं किया। मैं तो बहुत अरसे से तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर सुना कि तुम मुल्क से ही भाग गए हो। बड़ा अफसोस हुआ था मुझे सुनकर। अगर तुम वापस ना आते तो मेरी ये हसरत दिल में रहती कि तुमसे अपने बहनोई के कत्ल का बदला न ले सका। शारिक बोला, माझा तुम्हारा सगा बहनोई तो नहीं था, वो तो तुम्हारी फूफीजाद बहन थी। माझे ने भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। वो तो तुम्हें हमेशा अपना 2 टके का मुलाजिम ही समझता था। तुम शायद ये भूल गए हो कि उसने कई मर्तबा तुम्हें दूसरों के सामने जलील किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने एक मर्तबा लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था। मजीदा बोला, भाइयों में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन बातों से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी इन बातों से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? नहीं शारिक बाबू, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इस वक्त मुझे नजर आ गए। कोई 1.5 घंटे पहले हम रायविंड से आ रहे थे। इसी जगह मैंने तुम्हें सड़क पार करते हुए देखा था। हमारी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। उसे रोकने और वापस मुड़ने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन इस दौरान तुम कहीं उस तरफ गायब हो गए थे। वैसे पहले कभी मुझे मालूम हुआ था कि तुमने शहर से बाहर किसी जगह कोई खुफिया अड्डा बना रखा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि वाकई यहाँ तुम्हारा कोई खुफिया अड्डा भी है और मेरी तला के मुताबिक छांगे के मुजंग वाले अड्डे का सारा माल भी तुमने इसी खुफिया अड्डे में छुपा रखा है। शारिक तंजिया लहजे में बोला, ओ तो ये बात है। खून का रिश्ता नहीं, माल की हवस है जिसने तुम्हें इस वक्त मेरे सामने ला खड़ा किया है। लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं छांगे के अड्डे से कोई माल नहीं ले गया था। मजीदे के हलक से गुर्राहट सी निकली। बकवास करते हो तुम, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें अपने उस अड्डे पर ले चलो, वरना हम तुम्हें वहां चलने पर मजबूर कर देंगे। शारिक इधर उधर देखने लगा। सड़क पर बसों वगैरह की आमदोरफ्त जारी थी। वो लोग कार की आड़ में इस तरह खड़े थे कि सड़क पर से उन्हें कंधों के ऊपर तो देखा जा सकता था, लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि 2 आदमी तीसरे पर पिस्तौल ताने खड़े हैं। मजीदा बोला, सोच में वक्त जाया मत करो शारिक बाबू, इस वक्त तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि दुश्मनों की तादाद बढ़ाना तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है। हाजी के गुर्गे तुम्हें पूरे शहर में कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ शहर भर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। इस वक्त तुम्हें दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की जरूरत है। अगर तुम छांगे के अड्डे वाला माल मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें पनाह दे सकता हूँ। मेरी पनाह में आ जाओगे तो हाजी के कुत्ते तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। शारिक के मुंह से बेख्तियार निकला, ओ, जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए खुद छुपता फिर रहा था वो दूसरों को क्या पनाह देगा? तुम शायद अपने बहनोई का अंजाम भूल गए हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मजीदा अपने साथी की तरफ देखते हुए बोला, दादू ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। उसी वक्त शहर की तरफ से आती हुई किसी बस ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की ये आवाज पुलिस के सायरन से बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। शारिक ने हॉर्न की इस आवाज से पूरा फायदा उठाया। वो उनके पीछे देखते हुए चीखा, पुलिस! उसका नफ्सियाती हरबा 100% कामयाब रहा। दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए छलांग लगा दी। उसका एक हाथ मजीदे के पिस्तौल पर पड़ा और पैर की ठोकर दादू के पिस्तौल वाले हाथ पर। और जब शारिक सीधा हुआ तो मजीदे का पिस्तौल उसके हाथ में आ चुका था।
और दादू का पिस्तौल उड़ता हुआ कई फुट दूर झाड़ियों में जा गिरा था। इससे पहले कि वो दोनों संभलते, शारिक ने सड़क की तरफ छलांग लगा दी। वो तेज रफ्तार बस करीब आ रही थी, जिसके हॉर्न से शारिक ने फायदा उठाया था। वो चंद फुट के फासले से बस के सामने से गुजर गया। दादू ने भी शारिक के पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन हुआ यह कि शारिक के अचानक सामने आ जाने से बस ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए और ठीक उसी वक्त दादू सड़क पर पहुंच चुका था। वो ना तो बस के आगे से निकल सकता था और ना पीछे, बल्कि वो पूरी कुव्वत के साथ बस से टकराया और उछलकर दूर सड़क पर जा गिरा। दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी। मोटरसाइकिल वाला दादू से टकराया, मोटरसाइकिल उलट गई और उसका सवार उछलकर दूर जा गिरा। शारिक बरक रफ्तारी से दौड़ता हुआ सड़क पार कर गया था। दादू के बस से टकराने की आवाज सुनकर वो रुका था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आनन फानन हो गया। बस भी कुछ आगे जाकर रुक गई थी और लोग बस से उतरकर उस तरफ दौड़े थे जहां दादू और मोटरसाइकिल सवार सड़क पर पड़े थे। शारिक दरख्तों की आड़ में था। उसने मजीदे की कार की तरफ देखा। मजीदा कार के करीब खड़ा था और फिर शारिक ने देखा कि मजीदा दौड़कर कार में बैठ गया और कार हरकत में आकर तेज रफ्तारी से शहर की तरफ रवाना हो गई। शारिक ज्यादा देर वहां न रुका। वो दरख्तों से निकलकर खेतों की तरफ दौड़ने लगा। उस तरफ की जमीनें भी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों ने खरीद रखी थी। कहीं अभी तक खेत बरकरार थे और कहीं कहीं लोगों ने अपने अपने प्लॉटों के गिर्द दीवारें खड़ी कर दी थीं। सड़क पर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया था। शारिक ने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा और फिर दौड़ता चला गया। इस तरह वो एक तवील चक्कर काटकर यतीम खाने चौक पर पहुंच गया। उस वक्त वहां पुलिस नहीं थी। वो लोग शायद हादसे की इत्तला पाकर जाए हादसे की तरफ चले गए थे। शारिक जब कोठी वापस पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। बेल बजाने पर गेट तुफैल ने खोला था। शारिक ने गेट में दाखिल होते हुए पूछा, कब आए तुम? तुफैल बोला, थोड़ी देर पहले आया हूँ सर जी। वो पठानी बीबी भी आ गई है जिसे लेने के लिए आपने भेजा था। शारिक ने पूछा, नौलखा कैसा है? तुफैल बोला, वो तो बीमार है सर जी, कई दिन से बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर कहता है टाइफाइड हो गया है उसे ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। वैसे टुंडा उसकी बड़ी खिदमत कर रहा है जी। उस मकान में फोन भी है जी, किराएदारों ने लगवा दिया है। नौलखे ने कहा था कि अगर आपको मौका मिले तो इस नंबर पर बात कर लें। उसने जेब से एक कागज निकालकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक ने देखे बगैर वो कागज जेब में रख लिया और अंदर आ गया। समीना, रजिया और शापरी लाउंज में कालीन पर बैठी हुई थी। शापरी उसे देखते ही उठकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन करीब पहुंचते ही वो रुक गई। उसने शारिक के दोनों हाथ पकड़ लिए। पहले उन्हें बोसा दिया, फिर आंखों से लगाया। उसका ये वालेहानापन देखकर रजिया चौंके बगैर न रह सकी। उसने मानी खेज नजरों से समीना की तरफ देखा। रजिया सरगोशी में बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ समीना बाजी? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, शापरी तुम्हारे भैया को बहुत चाहती है। इस वक्त वो शायद तुम्हारा लिहाज कर गई है, वरना तो वो शारिक से लिपट जाती। रजिया बोली, तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हो? समीना बोली, हम वो दो तलवारें हैं जो बड़े प्यार मोहब्बत से एक ही म्यान में रह रही हैं। हम में कभी टकराव नहीं हुआ। एक म्यान में दो तलवारों वाली बात पर रजिया के मुंह से बेख्तियार कह कहा निकल गया। कह कहे की आवाज सुनकर शापरी और शारिक उनकी तरफ देखने लगा। शारिक आगे बढ़ गया, बोला, क्या बात है, ये कह कहे क्यों लग रहे हैं? रजिया मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं भाईजान, बस ऐसे ही एक बात याद आ गई थी। शारिक भी कालीन पर बैठते हुए बोला, अच्छा चलो उठो यहाँ से और चाय बना कर लाओ, बड़ी शिद्दत से चाय की तलब हो रही है। रजिया बोली, आपके आने से पहले हम चाय का प्रोग्राम ही बना रहे थे, मैं अभी बना कर लाती हूँ। समीना बड़े गौर से शारिक की तरफ देखती रही। शापरी से मुलाकात करते हुए शारिक के चेहरे पर अगरचे खुशगवार तासुरात आ गए थे, लेकिन समीना की दूरस्थ नजरों ने ताड़ लिया था कि वो ज़हनी तौर पर कुछ परेशान है। समीना ने पूछा, क्या बात है शारिक, बाहर के हालात तो ठीक है ना? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, हालात मजीद बिगड़ गए हैं। समीना ने उसे घूरा, बोली, क्या मतलब? शारिक बोला, मैं हवेली से निकलकर मेन रोड पर आ रहा था कि मजीदे से टकराव हो गया। मजीदे को जानती हो ना, माझे गुज्जर के साथ हुआ करता था। समीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ओ, उसकी तो माझे गुज्जर के साथ कोई रिश्तेदारी थी? शारिक बोला, हाँ, माझे की बीवी मजीदे की फुफ्फीजाद बहन है। उसका कहना था कि वो माझे गुज्जर का बदला लेने के लिए बहुत अरसे से मुझे तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये बात भी खुल गई कि वो खून का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस माल के लिए मुझे तलाश कर रहा था जो हमने छांगे के अड्डे से हवेली में मुंतकिल कर दिया था। समीना बोली, उसे उस माल के बारे में पता कैसे चला? शारिक बोला, वैसे राज कभी न कभी खुल ही जाता है, लेकिन ये हमें मालूम करना पड़ेगा कि मजीदे या किसी और को इस राज का पता कैसे चला। समीना बोली, ये तो बहुत ही बुरा हुआ शारिक, अब हमें 3 महाजों पर लड़ना होगा, एक तरफ हाजी, दूसरी तरफ पुलिस और अब ये मजीदा। शारिक बोला, तुम परेशान मत हो, तुम जानती हो कि हम कई महाजों पर बैक वक्त लड़े हैं। पहले हम किसी और मकसद के लिए लड़ते थे, अब हमारा मकसद कुछ और है। मुझे यकीन है कि शारिक रजिया को किचन से निकलते देखकर खामोश हो गया। शापरी खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। रजिया ने ट्रे कालीन पर रख दी।
उन सब ने एक एक कप उठा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। शारिक ने रजिया की तरफ देखते हुए पूछा, माँ जी की तबीयत कैसी है? रजिया बोली, ठीक है। उन्हें तो सबसे बड़ी फिक्र तुम दोनों की है। अगर हालात ठीक हों तो वो हमसे ज्यादा सेहतमंद हो जाएं। शारिक बोला, बस थोड़े अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा। समीना बोली, हाँ शारिक, शपरी बता रही थी कि नौलखा बीमार पड़ा है, उसे शायद टाइफाइड हो गया है और मेरा ख्याल है कि वहां उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। अगर मुनासिब समझो तो उसे यहाँ बुला लें। रजिया बोली, समीना बाजी ठीक कह रही हैं, मैं भी यही कहने वाली थी कि नौलखा भाई को यहाँ बुला लिया जाए ताकि उनका इलाज ढंग से हो सके। शारिक बोला, ठीक है, मैं सुबह ही तुफैल को फैसलाबाद भेजता हूँ। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे। रजिया को जमाइयां आने लगी। शारिक बोला, जाओ तुम जाकर सो जाओ। रजिया उठकर अपने कमरे में चली गई। समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, मजीदे से तुम्हारा सामना कैसे हुआ था? शारिक उसे तफसील बताने लगा कि किस तरह मजीदे और उसके साथी दादू ने उसे घेरने की कोशिश की थी। आखिर में वो कह रहा था, मैं तो बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ सड़क पार कर गया, मगर दादू बस से टकरा गया। वो उछलकर बहुत दूर गिरा था और एक मोटरसाइकिल भी उससे टकरा गई थी। पता नहीं जिंदा बचा होगा या नहीं, लेकिन मजीदा बहरहाल वहां से फरार हो गया। समीना बोली, तो गोया मजीदे को शुबा हो गया है कि हमारा खुफिया अड्डा उसी तरफ है। मेरा ख्याल है कि वो अपने आदमियों से उस तरफ के रास्तों की निगरानी करवाएगा। ऐसी सूरत में हमारा उस तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। शारिक बोला, हाँ, हम चंद रोज तक उस तरफ का रुख नहीं करेंगे। समीना बोली, लेकिन पप्पू और जफरी, वो तो रायविंड से सीधे वहीं आएंगे। मजीदे के आदमी यकीनन उन्हें पहचानते होंगे, उन्हें वहां देखकर मजीदे को शुबा हो जाएगा। शारिक ने कहा, इसका बंदोबस्त भी करना होगा, उन्हें वहां आने से रोकना पड़ेगा। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, वो क्या? शारिक बोला, जफरी ने बताया था कि उसका बहनोई होम्योपैथिक डॉक्टर है। शहर में उसकी बड़ी इज्जत है। रायविंड ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, उसके नाम से उसका पता आसानी से मालूम किया जा सकता है। तुम और शापरी सुबह सवेरे रायविंड चली जाओ। जफरी या पप्पू से मुलाकात करके उन्हें बता दो कि वो चंद रोज तक लाहौर ना आए। उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही उन्हें इत्तला भिजवा दूंगा। समीना बोली, ठीक है, हम सुबह नाश्ते के बाद रवाना हो जाएंगे। शापरी पहली मर्तबा बोली, कहाँ जाना है? शारिक बोला, रायविंड। चंद मील के फासले पर एक छोटा सा शहर है, तुम लोग चंद घंटों में वापस आ जाओगी। समीना जमाई लेते हुए बोली, चलो ये मामला तय हो गया। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, मुझे तो नींद आ रही है। शारिक बोला, तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहीं लेट जाता हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना। समीना और शापरी अपने कमरे में चली गईं और शारिक वहीं कालीन पर लेट गया। कुछ ही देर के बाद नींद के बोझ से उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। समीना ने सुबह 7 बजे शारिक को जगा दिया। सब लोग जा चुके थे। नाश्ते के बाद शारिक ने तुफैल को बुला लिया। शारिक ने कहा, तुम अभी फैसलाबाद चले जाओ और नौलखे को ले आओ। बस पर वापस मत आना, कोई टैक्सी या प्राइवेट कार किराए पर लेना। डॉक्टर के लिखे हुए तमाम नुस्खे और दूसरे कागजात अपने साथ लेना मत भूलना। रास्ते में अगर रोका जाए तो ये कह सकते हो कि मरीज को इलाज के लिए म्यू अस्पताल दाखिल करवाने के लिए ले जा रहे हो। तुफैल ने कहा, तुम फिक्र मत करो शारिक बाबू, मैं अपने नौलखे भाई को इस तरह लेकर आऊंगा कि उसे रास्ते में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। शारिक बोला, ठीक है, अब तुम वक्त जाया करने की बजाय रवाना हो जाओ। तुफैल के जाने के थोड़ी ही देर के बाद समीना और शापरी भी रुखसत हो गईं। शापरी ने चादर ओढ़ ली और समीना ने रजिया का बुर्का पहन लिया। उनके जाने के बाद शारिक लाउंज में आ गया। उसने गुज़श्ता रात तुफैल का दिया हुआ कागज जेब से निकाला और फैसलाबाद का नंबर मिलाने लगा। डायरेक्ट डायलिंग की बदौलत लाइन मिलने में ज्यादा देर न लगी। अब्दुल गनी बरकत अली टुंडे का किराएदार था। उसने टुंडे को बुलवा दिया। शारिक ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं शारिक बोल रहा हूँ बरकत, नौलखे की तबीयत कैसी है? बरकत टुंडे ने जवाब दिया, ठीक है शारिक बाबू, डॉक्टर ने कहा है कि उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा, मैं परेशान हूँ। शारिक बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। तुफैल अभी फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया है, वो नौलखे को लाहौर ले आएगा, मैं यहाँ उसका इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर के सारे नुस्खे और रिपोर्ट्स भी भेज देना। बरकत ने कहा, ठीक है शारिक बाबू, डॉक्टर ने कहा है कि अगर टाइफॉइड बिगड़ गया तो इसकी जान भी जा सकती है। शारिक बोला, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। शारिक ने फोन बंद कर दिया। वो कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा और फिर दोबारा फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगा। इंस्पेक्टर उस्मान घर पर ही था और कॉल उसी ने रिसीव की थी। इंस्पेक्टर उस्मान उसकी आवाज सुनकर बोला, बहुत अच्छे जा रहे हो शारिक, हाजी पागल हुआ फिर रहा है, उसके साथ जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। शारिक बोला, ये तो इब्तिदा है, हाजी या तो वाकई पागल हो जाएगा या मैं उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूंगा। और तुम्हारे पास कोई खबर है? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, एक उड़ती हुई खबर सुनी है लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। शारिक ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या खबर है? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, दुबई से हाजी ने सोने की एक खेप मंगवाई है, वो सोना कराची पहुंच चुका है, 1-2 रोज में लाहौर पहुंच जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि हाजी ये सोना इंडिया भेजने वाला है
जैसे ही कंफर्म हुआ मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इत्तला कैसे दूंगा? शारिक बोला, हाँ ये एक सोचने वाली बात है। चलो मैं शाम को तुम्हें दोबारा फोन करूंगा और बता दूंगा कि मुझसे कहाँ और कैसे राब्ता किया जा सकता है। शारिक कुछ देर मजीद उससे बातें करता रहा, फिर फोन बंद करके कमरे में आ गया। इंस्पेक्टर उस्मान से हाजी के बारे में जो रिपोर्ट मिली थी वो शारिक के लिए खासी दिलचस्प थी। शारिक ने इब्तिदा ही में ऐसे कारी वार किए थे कि हाजी तिलमिला उठा था। उसे यकीनन ये तवक्को नहीं रही होगी कि उसकी धमकी के जवाब में शारिक उसके खिलाफ ऐसी संगीन कार्रवाई करेगा। माजे गुज्जर के गिरोह के खात्मे के बाद हाजी ने शारिक को अपने साथ मिला लिया था और उसे भारी कमीशन देकर एक दो काम भी करवाए थे। वो यकीनन शारिक को अपना तुफैली समझने लगा था। फिर उसने शारिक से किसी किस्म का खतरा महसूस करते हुए माल लाने के बहाने उसे अफगानिस्तान भेज दिया। दरअसल उसने शारिक को मौत के घाट उतारने की साजिश की थी जो नाकाम रही थी। और जब शारिक वापस आ गया तो हाजी ने उसे खौफजदा करने के लिए न सिर्फ जीजे शटल्ली को कत्ल कर दिया बल्कि शारिक को धमकी दी थी कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़कर चला जाए। ये कार्रवाई करते हुए भी उसने शारिक के बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया था। उसका ख्याल था कि शारिक डर कर भाग जाएगा, मगर शारिक उसके सामने आहनी चट्टान बनकर खड़ा हो गया। हाजी ने शारिक के 2 बंदे मारे थे। सुहेल शारिक के बचपन का दोस्त था। शारिक जब जेल से बाहर आया था तो सुहेल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कदम कदम पर उसका साथ दिया था और अब हाजी ने शारिक को जिक पहुंचाने के लिए सुहेल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शारिक ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हाजी की न सिर्फ कोठी जला दी बल्कि उसके 2 बंदों को भी जहन्नम में पहुंचा दिया और वो दोनों उसके रिश्तेदार थे। इन दोनों के कत्ल पर हाजी पर खानदानी दबाव भी पड़ा होगा और शारिक ने बहरहाल ये तय कर लिया था कि हाजी को एक लम्हे के लिए भी चैन से बैठने नहीं देगा। वो रोजाना कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई जरूर करेगा जिससे वो पागलों की तरह नाच कर रह जाए। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर उस्मान जैसा शख्स हाजी के खिलाफ शारिक का साथ देने पर आमादा हो गया था। इंस्पेक्टर उस्मान अगरचे हाजी से अपना इंतकाम लेना चाहता था और शारिक को उससे कोई गरज नहीं थी। वो इंस्पेक्टर उस्मान को भरपूर तरीके से हाजी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। उसने शारिक को जो इत्तला दी थी वो यकीनन बहुत अहम थी। ये इत्तला अभी अधूरी थी, इसके लिए शारिक का इंस्पेक्टर उस्मान से राब्ते में रहना जरूरी था। लेकिन शारिक कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो महज हाजी के खिलाफ एक इत्तला फराहम करने पर उस्मान पर भरोसा करके उसे अपने घर में नहीं ला सकता था। इसके लिए जरूरी था कि इंस्पेक्टर उस्मान को भी किसी ऐसी कार्रवाई में उलझा दिया जाए कि वो बाद में शारिक के खिलाफ कोई कदम उठाने का ख्याल भी जहन में न लाए। शारिक अब तक 2 महाजों पर लड़ रहा था, हाजी और पुलिस, और अब एक तीसरा महाज मजीद ने खोल लिया था। उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दफतन शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। उसे याद आ गया कि मजीदा गड़ी शाहू में एक अड्डा चलाया करता था। माजे गुज्जर के खात्मे के बाद मजीदा भी ये अड्डा बंद करके गायब हो गया था। मुमकिन है शारिक की अदम मौजूदगी में उसने दोबारा ये अड्डा खोल लिया हो। अगर ऐसी बात हो तो इंस्पेक्टर उस्मान को आसानी से फंसाया जा सकता था। वो काफी देर तक इस सिलसिले में सोचता रहा। उसने एक मंसूबा बना लिया। कुछ ही देर के बाद उसने उठकर कपड़े बदले और रजिया से कहकर घर से निकल गया। वो अच्छी तरह जानता था कि शहर भर की पुलिस और हाजी के आदमी उसे तलाश करते फिर रहे थे। हाजी के गिरोह के बेशतर लोग तो उसे पहचानते भी थे, लेकिन पुलिस के बहुत कम आदमी ऐसे थे जो उसे चेहरे से पहचानते थे। उसका नाम तो महकमे के हर शख्स ने सुन रखा था, लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि अगर वो किसी पुलिस वाले के सामने खड़ा बातें करता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि शारिक है। लेकिन फिर भी उसने अपने हुलिये में किसी हद तक तब्दीली कर ली। उसकी शेव 2-3 दिन से बड़ी हुई थी। सर पर गोल्फ कैप पहन ली और आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा लगा लिया। घर से निकलकर वो कुछ दूर तक पैदल चलता रहा, फिर एक मोड़ पर रुककर रिक्शे में बैठ गया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? शारिक बेजार लहजे में बोला, कहीं भी चलो यार, समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है और कहाँ जाना है। ड्राइवर ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, चिड़ियाघर चलूं? शारिक बोला, चलो वहीं चलो, हमसे तो ये जानवर ही अच्छे हैं, जिनकी देखभाल तो होती है, इंसानों को तो कोई पूछता ही नहीं। ड्राइवर ने उसे घूरा, बोला, क्या बात है बाबूजी, बहुत बेजार नजर आ रहे हो। शारिक बोला, 3 महीनों से बेकार हूँ। जो पैसे गांव से लेकर आया था खत्म होते जा रहे हैं। सोचता हूँ जेब खाली हो गई तो क्या होगा। यहाँ तो कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता। ड्राइवर ने कहा, लाहौर वाले इतने जालिम तो नहीं हैं बाबूजी। तुम्हारी बातों से लगता है कि लाहौर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन यार सभी लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं पहुँचा देता हूँ। शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला, नहीं, पैसों की बात नहीं है, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं। सोच रहा हूँ कि जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। काम कोई मिल नहीं रहा। मैं तो रिक्शा चलाने को भी तैयार हूँ, लेकिन कहीं से रिक्शा भी नहीं मिल रहा। ड्राइवर बोला, रिक्शा चला लेते हो तो फिर परेशानी कैसी है भाई, मेरे साथ चलो, मैं लेकर देता हूँ रिक्शा अपनी जमानत पर। शारिक बोला, बड़ी मेहरबानी, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात काटी, लेकिन कुछ नहीं भाई,
आदमी ही आदमी के काम आता है। अल्लाह बड़ा बादशाह है। तुम्हारा ये भाई लाहौर मौजूद है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर मैं तुम्हें रिक्शा लेकर देता हूँ। वैसे तुम आए कहाँ से हो? शारिक बोला, चीचू की मलियां से। वहाँ मियाँ जी की थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें 7 भाइयों का हिस्सा था। उस जमीन से हमारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता था। मैं भाइयों से अपना हिस्सा लेकर यहाँ आ गया। मैंने BA पास किया हुआ है। लाहौर बड़ा शहर है। मेरा ख्याल था कि यहाँ मुझे कोई शानदार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई घास भी नहीं डालता। एक आदमी ने हमदर्दी जताकर नौकरी दिलाने के बहाने मुझसे 5,000 रुपए ले लिए और गायब हो गया। रिक्शे वाला बोला, बड़ा लानती था वो आदमी। ऐसे ही बेजमीर लोग दूसरों को भी बदनाम करते हैं। वैसे लाहौर वाले इतने बुरे नहीं हैं बाबूजी, ये तो बड़ा गरीब परवर शहर है। यहाँ के लोग बड़े जीदार हैं, ज्याले हैं ज्याले, बड़े दलेर। तुम्हें मालूम होगा कि 65 और 71 में हिंदुस्तान के साथ जंगों में लाहौर के ज्यालों ने अपनी बहादुर फौज के साथ मिलकर कैसे हिंदुस्तानी फौज को भागने पर मजबूर किया। शारिक बोला, हाँ इस हकीकत से कोई इनकार नहीं, लेकिन यहाँ तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हर वक्त दूसरों को लूटने की फिक्र में रहते हैं। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, ऐसे बदनीयत लोग तो हर शहर में होते हैं। ड्राइवर बोला, बस अब समझो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई। मैं तुम्हें रिक्शा दिला देता हूँ। सबसे पहले दाता साहब जाकर सलाम करना, फिर अपना काम शुरू कर दो। नीयत साफ हो तो कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। उसने रिक्शा एक जगह सड़क के किनारे दरख्त के नीचे रोक लिया। सामने ही चंद दुकानें थीं, उनमें एक चाय की दुकान भी थी। ड्राइवर ने लड़के को आवाज देकर 2 गिलास चाय लाने को कहा, फिर अपनी सीट पर रुख बदल कर बैठ गया और शारिक से बातें करने लगा।